गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित का पाठ एक संख्या पद्धति। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ संख्याओं के बारे में जाना था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नई संख्या के बारे में जानेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम पहले परिभाषा से समझते हैं। परिभाषा है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जहां P तथा Q पूर्णांक हों व Q का मान 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 5/6, 3/4, 1/7 आदि। अब हम इसको समझते हैं उदाहरण से। इसमें पहले ये कहा जा रहा है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर P/Q से क्या तात्पर्य है? अगर हम कहें कि P/Q से तात्पर्य यह है कि अंश बटा हर, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। लेकिन इसमें दो शर्तें भी हैं। दो शर्तें यह हैं कि यहाँ पे P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, अर्थात अंश का मान यहाँ पे क्या है? P है, हर का मान यहाँ पर Q है। तो अंश का मान जो कि P है वो कैसा होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और हर का मान जो कि यहाँ Q के द्वारा दर्शाया जा रहा है यह भी पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हमारी शर्त हो गई कि P व Q अर्थात अंश और हर दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसके बाद जो दूसरी शर्त है वो है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q से क्या तात्पर्य है? Q से तात्पर्य है हर से, अर्थात हर का मान किसी भी दशा में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम उदाहरण को अपने देखें तो जैसे पहला उदाहरण है 1/2। तो यहाँ पे अंश का मान 1 है, हर का मान 2 है। अंश का मान 1 है जो कि एक पूर्णांक संख्या है, हर का मान 2 है जो कि एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे भी देखें अंश का मान 5 है, हर का मान 6 है। दोनों ही संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ पे भी अंश का मान 3 है, हर का मान 4 है। दोनों ही संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ पर अंश का मान 1 है, हर का मान 7 है। दोनों ही हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। हमें ध्यान यह देना है कि अंश का मान पूर्णांक होना चाहिए, हर का मान पूर्णांक होना चाहिए और हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख दें 5/0, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हर का मान 0 हो गया है। तो हम परिमेय संख्याओं को समझ लिए हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अंश और हर दोनों ही कैसे होने चाहिए? दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम जो दूसरी हेडिंग देखेंगे वो है तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं ये अब हम अगली हेडिंग में जानेंगे, जो कि हमारी अगली हेडिंग है तुल्य परिमेय। तुल्य परिमेय संख्या, किस प्रकार की संख्या को हम तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं? तो तुल्य परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके अंश और हर दोनों के मान आपस में समान होते हैं। वे संख्याएं आपस में तुल्य परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें 1/2, दूसरी संख्या लिख दें 2/4, तीसरी संख्या लिख दें 5/10। अगर हमसे पूछा जाए क्या ये संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, तो अगर हम सीधे तौर पे देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा यहाँ पर अंश का मान 1 है, यहाँ पर अंश का मान 2 है, यहाँ पर अंश का मान 5 है। तीनों ही अलग हैं। तो अर्थात इस हिसाब से ये तुल्य परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि तुल्य परिमेय संख्या के लिए शर्त यह है कि अंश का मान समान होना चाहिए और हर का भी मान आपस में समान होना चाहिए। जब हम ऐसे देखते हैं तो ये हमारी संख्याएं तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। तो अब क्या करना है कि पहले जो हमारी दूसरी संख्या है या जो भी हमारी संख्या रहेगी उसका हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद उसका वियोजन कर देते हैं। उसके पश्चात जो हमें संख्या मिलती है, अगर उसके अंश का मान हमारे मूल अंश के मान के बराबर है और उसके हर का मान हमारे मूल हर के मान के बराबर है, तो वे संख्याएं आपस में तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी।
यहाँ पर देखें तो 2/4 है, तो इसका हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड मिलेगा 1 × 2। 4 का है तो गुणनखंड करते हैं तो हमें मिलेगा 2 × 2। तो यहाँ पे हम 2 से 2 काट सकते हैं, हमें जो संख्या मिलेगी वो है 1/2। अर्थात पहले हम संख्याओं का गुणनखंड करते हैं और उसके बाद उसको काट के हम सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। अर्थात अंश और हर में अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रह गया है। अब उसके बाद हम देखें इसी तरह 5/10 को, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 × 5 और 10 का करेंगे तो 1 × 2 × 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 से 5 कट गया और यहाँ पर अब जो संख्या बची वो बची 1/2। तो अब अगर हम तीनों संख्याओं को ध्यान से देखें तो तीनों के अंश का मान क्या हो गया है 1 1 1 और तीनों के हर का मान क्या है 2 2 2। अर्थात अब हमारी संख्याओं के अंश के मान भी समान हैं और हर के मान भी समान हैं। तो ये संख्याएं हमारी अब तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अर्थात 1/2 2/4 5/10 तीनों आपस में तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इस तरह हम किसी भी संख्या को या फिर हम कह सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या को हम जान सकते हैं कि वो तुल्य परिमेय संख्या है या नहीं। कैसे? गुणनखंड करने के पश्चात उसका वियोजन करेंगे और उसके बाद अंश और हर की तुलना करेंगे। अगर समान है तो वे संख्याएं हमारी तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, अगर समान नहीं है तो वे हमारी तुल्य परिमेय संख्याएं नहीं है। अब इसके बाद हम जानते हैं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ज्ञात करना। तो अब हम जानेंगे किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कैसे परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो मान लें कि पहली परिमेय संख्या हमारी x है, पहली परिमेय संख्या हमारी x है, दूसरी परिमेय संख्या हमारी y है और इनके मध्य में हमें कोई एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, पहली संख्या x मानी गई है, दूसरी संख्या y मानी गई। कभी भी दो संख्याओं के मध्य अगर हम कोई तीसरी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो उन दो संख्याओं में एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। मान लेते हैं कि y का मान x से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में जब y का मान x से बड़ा है तो इनके मध्य अर्थात y और x के मध्य किसी भी परिमेय संख्या को निकालने का जो सूत्र होता है वह सूत्र है 1/2 x प्लस y। 1/2 x प्लस y। इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम x और y के मध्य की परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है 5 और 8 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 और 8 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 और 8 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 5 और 8 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे दो संख्याएं 5 और 8 हैं। हमने माना था वहाँ पे दो संख्याएं x और y हैं। y को x से बड़ा माना था। यहाँ पे देख सकते हैं अर्थात y का मान क्या ले सकते हैं हम 8, क्योंकि y हमने बड़ी संख्या को माना था, x हमने छोटी संख्या को माना था। यहाँ पर छोटी संख्या है 5, तो हम x का मान क्या मान लेते हैं 5। अब 5 और 8 के मध्य की परिमेय संख्या हम किस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं? तो अभी हमने कुछ देर पहले वो सूत्र पढ़ा था।
को हम कहते हैं 1/2 x प्लस वाई। अर्थात इस सूत्र की सहायता से हम 5 और 8 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान रखते हैं तो x की जगह पे x का मान रख देंगे, x का मान है 5, y की जगह पे y का मान रख देंगे, y का मान है 8। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 13/2। अर्थात 5 और 8 के मध्य की परिमेय संख्या हो गई 13/2, मध्य में आएगी। इसका मतलब लिख सकते हैं हम 5 13/2 8। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे मध्य की परिमेय संख्या हो जाएगी 13/2। ये तो हो गई बात किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या को यदि हमें ज्ञात करना है तो हम इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे 1/2 x प्लस वाई। अब इसी तरह किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर हमें एक से ज्यादा परिमेय संख्याओं को ज्ञात करनी है, अर्थात n परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए दूसरा सूत्र होता है। तो दूसरे सूत्र को देखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना। यह हम कह सकते हैं एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना। एक से अधिक परिमेय संख्या, एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना। एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब दो संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो संख्याओं के मध्य असीमित परिमेय संख्या हो सकती है, अर्थात उनके मध्य बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती। अर्थात हम उनको लगातार ज्ञात कर सकते हैं, हम कितनी भी चाहें परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी या फिर अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं या फिर असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए जैसे कि हमने माना था कि दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, तो दो संख्याएं माना हम लोग देख रहे थे कि अब हमने ज्ञात कर लिया है दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब इसी तरह हम देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम जिस सूत्र का उपयोग करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना, अर्थात दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक से अधिक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि x तथा y दो परिमेय संख्याएँ हैं। जैसे कि हमने पहले भी माना था x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, यहाँ पे भी हमने माना x और y दो परिमेय संख्याएं जो कि कुछ इस प्रकार हैं कि y बड़ा है x से। पहले भी हमने माना था कि y क्या है, बड़ा है x से, क्योंकि दो संख्याएं होंगी, एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी। तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या y है और छोटी संख्या x है। तब n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए d बराबर y ऋण x बटे n प्लस 1। यहाँ पे इस d का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए हम इस सूत्र को बहुत ध्यान से याद कर लेंगे। d बराबर y ऋण x बटे n प्लस 1 होगा। अब ये d का इस्तेमाल क्या होता है ये हम इस सूत्र में देखते हैं। x तथा y के मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो ये है x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d डॉट डॉट x प्लस nd। अर्थात दो संख्याओं के मध्य अगर हमें n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d डॉट डॉट x प्लस nd। इस तरह हम दो संख्याओं के मध्य n परिमेय संख्या इस सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं जिनके मध्य हमें एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो दो परिमेय संख्याएं हम ले लेते हैं 0 और 1। मान लेते हैं यहाँ पे हम ये ना कह के यहाँ पे हम ले लें 1 और 2। मान लेते हैं इन 1 और 2 के मध्य हमें एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसे कि कोई भी दो परिमेय संख्या दी है तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 2 है। तो जो भी बड़ी संख्या होगी उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं y। तो यहाँ पे हमने y का मान लिया 2। और जो छोटी संख्या होती है उसको हम मानते हैं x। तो यहाँ पे x का मान है
1, ये हो गया। जब हम y और x जान लेते हैं, इसके बाद हम d निकालते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो d का हमने जो सूत्र पढ़ा वो था d बराबर y ऋण x बटे n+1। अब इसी सूत्र का उपयोग करके सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। तो d बराबर लिखा है y ऋण x, तो y की जगह पे y का मान रख दें। y का मान है 2, x का मान है 1 बटे n+1। तो n+1, तो यहाँ पे अब n का मान क्या होगा? तो हमें 1 और 2 के बीच जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी होती है n का मान उतना ही रखते हैं। यहाँ पर हम 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने जा रहे हैं? हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे 2 परिमेय संख्या। हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे 2 परिमेय संख्या। तो इस वजह से यहाँ पे n का मान हम मानेंगे 2 धन 1। तो n का मान हमने ध्यान से समझ लिए। n का मान हम उतना ही रखेंगे जितनी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी, n का मान उतना ही हो जाएगा। 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, इस वजह से यहाँ पर n का मान 2 हो गया है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो n का मान 3 हो जाएगा। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो n का मान 4 हो जाएगा। इसी तरह n का मान बदलता रहता है जैसे जैसे हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है। अब हम यहाँ पर देखें, 2 में से 1 गया, 1, 2 धन 1 बराबर 3, अर्थात d का मान आ गया 1/3। अब हम इस d का उपयोग करते हुए 2 परिमेय संख्याओं के मध्य हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, 1 और 2 के बीच की। तो सबसे पहले हम अपने सूत्र को लिखें। तो हमारा जो सूत्र था वो था x + d, x + 2d, x + 3d। लेकिन अब हम यहाँ पे x + 3d नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 2 परिमेय संख्या हमारी हो गई x + d, x + 2d। तो इस वजह से केवल हम x + 2d तक ही लिखेंगे। और किन के मध्य ज्ञात करनी? 1 और 2 के बीच के, अर्थात 1 यहाँ हो जाएगा और 2 अंत में हो जाएगा। अब x का मान d का मान रख के ये हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी, x का मान रख के और d का मान रख के ये वाली संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। ज्ञात कर लेते हैं। 1, x का मान है यहाँ पे हमारा 1, जैसा कि हमने माना है x का मान 1, और d का मान आया है हमारा 1/3। तो d का मान हो गया हमारा 1/3 और x + 2d। अब x का मान फिर से रख लेते हैं। x का मान है 1, 2d, d का मान हमारा निकल के आया है 1/3 और आखिरी संख्या हमारी 2 जो कि पहले से दी हुई है। यहाँ पे हम देखें तो जब इसको हल करते हैं तो 1 जो कि x का मान था और 1 धन 1/3 जोड़ें तो 3 एकम 3 धन 1 4, ये संख्या बन गई हमारी 4/3। और इसके बाद देखें तो 2 एकम 2 2/3 और 3 एकम 3 3 2 5, 5/3, 2। तो अर्थात 1 और 2 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी हो गई? 4/3 और 5/3। इसी तरह हम बहुत सारी परिमेय संख्याओं को 1 और 2 के बीच ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है? ऐसे बढ़ाते जाना, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d। जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसी क्रम में हम उतनी ही संख्याओं को आगे बढ़ा देते हैं और d का मान रख के परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। जब हमें 1 से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। x + d, x + 2d, x + 3d x + nd, जहाँ पे d का मान क्या होगा? y ऋण x बटे n+1। अब इसके बाद जो अगली संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। अब हम अपरिमेय संख्याओं को जानेंगे। अपरिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? अगली संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याओं को हम सीधे तौर पे यह कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जो संख्या परिमेय होगी वो परिमेय कहलाएगी और जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो कैसी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद एक चीज़ और हम जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या को ही हम कर्णी संख्या के नाम से भी जानते हैं। अपरिमेय संख्या को ही हम कर्णी संख्या के नाम से जानते हैं। अपरिमेय संख्या को कर्णी संख्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपरिमेय संख्या को अधिकतर कर्णी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह हमारा हो गया कर्णी चिन्ह।
कर्णी चिन्ह। तो अपरिमेय संख्याएं हमेशा अक्सर कर्णी चिन्ह के द्वारा, अधिकतम कर्णी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। इस वजह से अपरिमेय संख्याओं को कर्णी संख्याएं भी कहा जाता है। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 8, कर्णी 7 आदि। ये संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें सबसे मुख्य बात अब जो कि हमें देखना चाहिए और दिमाग में रखनी चाहिए वो यह है कि पाई, आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा पाई। पाई कैसी संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें हमेशा याद रखनी है। बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पाई के मान जिसे कहा जाता है 22/7, यह एक परिमेय संख्या होती है। पाई का मान जो कि है 22/7, यह एक परिमेय संख्या होती है। तो यह बहुत दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे पास। पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 22/7 का जो मान होता है वो होता है 3.148557, 148557 ... अगर ये भी पूछा जाता है तो ये भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अर्थात 22/7 हमारी कैसी है? परिमेय संख्या। तो उसका मान भी हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। बस ध्यान ये देना है कि 22/7 का मान लिख रहा है कि पाई का मान लिख रहा है। जैसे अगर पाई का मान होता है तो पाई का मान होता है 3.1419265358589। ये है पाई का मान। अगर ये संख्या दी हुई है तो ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। 22/7 हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम आखिरी संख्या को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को भी जान लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग करने पर हमें संख्या धनात्मक प्राप्त होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात जब भी हम कोई संख्या लेते हैं, हम उसका पूर्ण वर्ग करते हैं और वह हमें धनात्मक प्राप्त हो जाए तो वह हम क्या कहेंगे? उससे वास्तविक संख्या। या एक आसान शब्दों में कहें तो सभी परिमेय संख्याओं को और सभी अपरिमेय संख्याओं को हम एक साथ क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्याएं। अर्थात परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं वे भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं वे भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अर्थात वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमारी परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। अपरिमेय संख्या भी आती है। अर्थात सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं हमारी कैसी संख्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। इस तरह आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।